वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिट जुरिडिक्शन हमारा किसमें, एनवायरमेंट लॉ। बात करते हैं अगर किसी भी पर्सन का राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, फंडामेंटल राइट का, तो वो पर्सन कोर्ट में रिट पिटीशन कैसे फाइल कर सकता है, किस आर्टिकल के अंडर वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। A writ petition can be filed before the Supreme Court and the High Court under Article 32 and Article 226 of the Indian Constitution respectively in order to safeguard the fundamental right that has been infringed. अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर उसे रिट पिटीशन कहां फाइल करनी है, हाई कोर्ट में, तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा, आर्टिकल 226। अगर किसी भी पर्सन को रिट पिटीशन फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो किस आर्टिकल के अंडर फाइल करेगा, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड पीआईएल तो आप जरूर अपने एग्जाम्स में, अगर एनवायरमेंट लॉ का एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर आपको पीआईएल क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इन दोनों ही टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, सेम प्लेस में आपको अवेलेबल होगी। PIL and judicial activism brought a revolutionary change in developing environmental protection. Environment protection में एक revolution लाया था। कौन? ये दोनों concepts, judicial activism and PIL. It has ensured public participation in the matters of the environmental protection. इसी की वजह से, यानी कि PIL की वजह से and judicial activism की वजह से इसने क्या करा था, इंश्योर करा था पब्लिक, जो हमें नॉर्मल पब्लिक्स होती है, उनका पार्टिसिपेशन किन मैटर्स में, इन द मैटर्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। काफी पर्सन, देखिए अब मैं इस लाइन को अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं एक और तरीके से एक सिंपल वे में बता देता हूं। जैसे क्या हुआ, जैसे बहुत सारे पीआईएल फाइल हुए, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो काफी लोगों ने, पब्लिक ने क्या करा भैया, पार्टिसिपेशन करा। किन में? जैसे थ्रू पीआईएल कई लोगों ने क्या करा, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या करी, पार्टिसिपेशन करा। किसमें? इन द मैटर्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा, पीआईएल फाइल करी। तो इन दोनों ने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। किसमें? इन द डेवलपमेंट ऑफ द environmental protection. It is to be noted that number of the environmental matters are appear before the Supreme Court under the Article 32 of the Constitution of India and also before the High Court under Article 226. तो देखिए, देखा गया कि इन दोनों की वजह से, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से कई लोगों ने क्या करा, पीआईएल फाइल करी, पिटीशंस फाइल करी। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में फाइल करी है तो वो किसके अंडर आर्टिकल करी थी, हमारी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा मैटर्स फाइल करेंगे, किसमें? रिलेटेड टू द एनवायरमेंट मैटर अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टर्न टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनवायरमेंटल मैटर्स आर कॉम्प्लेक्स इशू इवॉल्विंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। जो एनवायरमेंटल मैटर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं। कॉम्प्लेक्स इशू कैसे होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी भी बारे में बात करते हैं, जैसे मेरी कोई फैक्ट्री है, उससे टॉक्सिक मटेरियल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हार्म कर रहा हूँ। बट क्या बात होती है कि मैंने जो स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन कर रखा था, यानी कि जो मेरे स्टैंडर्ड है, एक फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड डिसाइड करा जाता है उनके लिए कि आप इतना क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री से। क्या मैं उसकी लिमिट तक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या कोई भी इशू हो गया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी पड़ा था, अपने ओलियम गैस लीक पड़ा था, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट्री में कोई भी मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्या वो मेरा फॉल्ट है या कोई चीज किसी अदर रीजन की वजह से, तो ये जो इशू होता है एनवायरमेंटल इशू, ये बहुत ज्यादा क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। द जुडिशरी फाइल्स डिफिकल्टीज व्हाइल एडजुडिकेटिंग द एनवायरमेंटल मैटर्स। जब जुडिशरी क्या करती है, डिसीजन देती है, तो उसे बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्या जजमेंट देने में, किस मैटर में, एनवायरमेंटल मैटर्स में। And there were occasions when the Supreme Court appointed experts committees consisting of environmental engineers, scientists, and technical experts, and the court is bound to rely on the report submitted by such committee. अब देखिए क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, क्या करती है भैया, अपॉइंट करती है। किससे अपॉइंट करती है? एक्सपर्ट की कमिटीज को क्या करती है, अपॉइंट करती है। उसमें क्या होते हैं भैया, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सहूलियत के लिए क्या करती है, अपॉइंट करती है एक्सपर्ट कमिटीज, जिसमें कौन कौन होते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। और जो कोर्ट होती है वो क्या होती है, बाउंड होती है कि भैया जो कमेटी क्या करेगी, जजमेंट देगी, जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, उस पर ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन देना पड़ेगा। फर्दर एनवायरमेंटल मैटर्स समटाइम रिक्वायर डे टू डे हियरिंग। भाई कई बार क्या होता है, जो एनवायरमेंटल मैटर्स रहते हैं उनमें क्या होती है, डे टू डे हियरिंग होती है, which have regard to workload of the Supreme Court and High Court। और जिससे क्या होता है, जो वर्कलोड होता है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। According to the Lord Wolf, it is not always possible to give urgent decision। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ने क्या कहा था कि जो भी जजमेंट दिया जाता है एनवायरमेंटल मैटर्स में,
ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता कि वो क्या हो, अर्जेंट डिसीजन हो। यानी कि कोई भी इन्वायरमेंटल मैटर आया तो हमने क्या कर दिया, तुरंत क्या दे दिया, उस पर जजमेंट दे दिया। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? देखिए, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट को क्या करनी पड़ती है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है कि ये चीज़ सच में है या कोई इसके पीछे क्या फैक्ट्स है। उनके लिए कमिटीज बनानी पड़ती है, कमेटी क्या करती है, उस पर रिपोर्ट सबमिट करती है। तो ये सब चीज़ क्या लेती है, टाइम लेती है। तो इस पर अर्जेंट डिसीजन नहीं दिया जाता किसी भी इन्वायरमेंटल मैटर्स पे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्या हो, उसका अर्जेंट डिसीजन दिया जाए उस पर। In such circumstances, the Supreme Court has been constantly realizing the necessity for an alternative forum which can be scientifically and expeditiously equipped to deal with such matter. क्या होता है, उन मैटर्स को डील करने के लिए क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो मैटर्स। हमारी क्या बनाई जाती है, कमिटीज बनाई जाती है, वो रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर कोर्ट क्या करती है, जजमेंट देती है, ऑर्डर देती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। MC Mehta versus Union of India, others, AIR 1997, Supreme Court 734, writ petition 1984, TAS trapezium case। ये आपने केस पहले भी डिस्कस करवाया था मैंने आपसे, पहले भी आपको समझाया था केस। ये केस जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, AIR 1997 का केस है, इसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से फेमस है, TAS trapezium केस। पहले की वीडियो में भी बताया था, दोबारा समझा देता हूं केस को। ये रिट पिटीशन से रिलेटेड केस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन में रिट पिटीशन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उस पर जरूर मेंशन करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड द कोल एंड कोक इंडस्ट्रीज that surrounding the Taj Mahal should have take alternative measures and else they should shift their industry to some other place. This measure was taken as a result of change in color of the India famous tourist destination, that is Taj Mahal. At the same time, the quality of air, water, land starting being harmful for the residents of the area, it was essential to protect the rights of the people enshrined in Article 21. ये केस में क्या था, इस केस में क्या था, जो कोक इंडस्ट्रीज थी, कोल इंडस्ट्रीज थी, क्या कर रही थी भैया, एयर में टॉक्सिक गैस का रिलीज कर रही थी। उनसे क्या हो रहा था, जो हमारा क्या है, इंडिया का क्या है, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कौन सी है फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ताजमहल। उसका जो कलर था वो चेंज हो रहा था, यानी कि जो ताजमहल था वो क्या पड़ रहा था, पीला पड़ रहा था। तो इस वजह से जो उनके सराउंडिंग्स में, यानी कि ताजमहल के आसपास की जो हमारी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, जो क्या कर रही थी, ताजमहल पे क्या डाल रही थी, इंपैक्ट डाल रही थी, उसका कलर जो चेंज कर रहे थे, उनको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस। और इसका दूसरा रीजन क्या था, जो शिफ्टिंग का था, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का। एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, लैंड, यानी कि जो फैक्ट्रीज थी भैया एयर को पॉल्यूट कर रही थी, वाटर की क्वालिटी को रिड्यूस कर रही थी, वो लैंड को क्या कर रही थी, हार्म पहुंचा रही थी। और जो रेजिडेंट्स थे वहां के, यानी कि नियर बाय जो सराउंडिंग्स में पीपल्स रहते थे, उनकी लाइफ में, उनके हैबिटेट में क्या डल रहा था, उनके लिवलीहुड में क्या डल रहा था, इंपैक्ट डल रहा था, वो सफर कर रहे थे। अब यहाँ क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था, यानी कि आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लिव के बारे में बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि एक पर्सन को जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार ऐसा नहीं है कि वो एक मनुष्य की तरह ना जिए, यानी कि एक पशुवत जीवन ना जिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको क्या कर दिया, आपका घर है और आपके घर के पास 3-4 हमने फैक्ट्रीज डाल दी, और डेली वहाँ मशीन्स की खड़पड़ हो रही है, पॉलीटॉक्सिक गैसेज रिलीज हो रही है, टॉक्सिक वेस्ट रिलीज हो रहा है, तो क्या आप सफर कर पाएंगे? आपको अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लिव का राइट है, तो क्या आप सफर कर पाएंगे? नहीं। आर्टिकल 21 में कहा गया राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी, कि एक ह्यूमन के पास क्या है, राइट है जीने का विद एंजॉयमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि वो एनवायरमेंट को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिए। तो उसका भी क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि जो भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी, उन्हें क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In spite of all these enactments, absence of political will to enforce the provision has only created illusions। अगर हम बात करते हैं इन सारे enactments की, और उसमें क्या है, absence है, किस चीज की absence है, political will क्या है, absent है, तो ये इन सारे provisions का क्या enforcement होना एक तरीके से क्या है, illusion है। The desire for development at any cost and short-term populistic measures by the government resulted in the large-scale depletion of our natural resources. So the pollution continued to increase and disturb the ecological balance। अगर हम बात करें हमारी डिजायर की, जो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, यानी कि एक डिजायर हमारी क्या होती है कि बस क्या हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे हो। तो वहां हम उस कॉस्ट में क्या करते हैं, वो हमारे किस कॉस्ट पे करते हैं, हम अपने डेवलपमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। हमारा डेवलपमेंट तो होता है, बट हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें। और ये क्या है, हमारा एक तरीके से क्या है, ये शॉर्ट टर्म है। इससे बात करें तो इसका रीजन क्या होता है, क्या कॉज करता है, देखिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उनका क्या होता है,
डिप्लीशन होता है, और जो पॉल्यूशन होता है वो कंटिन्यू होता है, इंक्रीज होता है, और उससे क्या होता है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है. Our judiciary has utilized certain unused provision of the law and used them as significant tools in protection of the environment. जो हमारी जुडिशरी है उसने क्या यूटिलाइज करे, कौन से अनयूज प्रोविजन, जो प्रोविजंस यूज नहीं तो उन्हें भी क्या करा, यूटिलाइज करा, उन लॉस को क्या करा, यूटिलाइज करा. कैसे, एक सिग्निफिकेंट टूल की तरीके से, किसमें, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी ने क्या करा भैया, सर्टेन अनयूज प्रोविजन को क्या करा, यूज करा. कैसे, एक सिग्निफिकेंट टूल्स की तरीके से इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. The Supreme Court has stressed the social justice component of the common law principle of public nuisance and used it as a viable instrument in the environmental protection. जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से, अब आगे की वीडियो में हम जब जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, पीआईएल पढ़ेंगे, तो आप इन दोनों में ना बहुत केस पढ़ोगे, और पीआईएल में तो आपको बहुत ही केस डिस्कस करवाऊंगा मैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए, पीआईएल में क्या क्या जजमेंट्स दिए गए, जिनकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन था वो क्या हुआ, एनाउंस हुआ, किसमें, इन द मैटर्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में. होपफुली आपको जुरिडिक्शन हमारा एनवायरमेंट लॉ में कैसे कैसे होता है, किस आर्टिकल में अगर आपका फंडामेंटल इंफ्रिंजमेंट होता है आप कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं, किस आर्टिकल के अंडर जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ही टॉपिक क्लियर हो. अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में. मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस. थैंक यू सो मच गाइस.